जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था। निम्न विकल्पों का संगत विकल्प कौन सा है? निम्न विकल्पों में से संगत कौन सा है? प्लेटो विरेचन का है, कार्ल मार्क्स सहानुभूति का है, क्रोचे अभिव्यंजनावाद का, या हेगेल यथार्थवाद का। तो इसमें से असंगत है क्रोचे। इसमें से संगत पूछना है। संगत तो संगत सिर्फ क्रोचे का है। ये क्रोचे अभिव्यंजनावाद और सब संगत नहीं। देखते हैं क्रोचे अभिव्यंजनावाद, इसके उनके पुस्तक जो है क्रोचे की जो है न्यू एसेज ऑन एथिटिक्स एस्थेटिक। फिर प्लेटो का है प्रत्यय सिद्धांत, गणतंत्र लॉज इवान। फिर हीगल का है द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद है। इनके पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भामा, दंडी, कुवलयानंद, जयदेव। तो कुवलयानंद जो है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है, और भामा, दंडी, जयदेव ये सब अलंकारवादी आचार्य हैं। देखते हैं भामा, दंडी, जयदेव ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्य अलंकार भामा की रचना है। तो काव्य अलंकार किसकी है? भामा की है। काव्य दर्श किसकी है? तो दंडी का है। दर्श दंडी, दर्श दंडी। काव्य दर्श किसका है? दंडी का है। जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है। चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की किसने? जयदेव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट या कुंतक। तो कौन सा है अलंकारवादी आचार्य इनमें से? कौन सा है? दंडी है। देखते हैं प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न है। भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। और कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य दर्श है। मम्मट काव्य पर प्रकाश डालते हैं, दर्श नहीं, क्षमा करिएगा। काव्य दर्श किसका है? मम्मट का है। तो काव्य पर प्रकाश कौन डालता है? मम्मट डालते हैं। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना है। किसने? विश्वनाथ ने। तो क्वेश्चन बनेगा कि वात्सल्य रस को किसने माना है 10वां रस? तो विश्वनाथ ने माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म कथा, पुनरावृत्ति या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक का, देव कथा, मिथास या मिथक। तो धर्म कथा, पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये मिथक का है। देखते हैं। धर्म कथा, पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पूरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? मिथक के द्वारा, कल्पना के द्वारा, प्रतीक के द्वारा या बिंब के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाता है? बिंब के द्वारा बनाता है। व्याख्या देखते हैं। तो ये है बिंब के द्वारा बनाता है। व्याख्या देखते हैं। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। यानी बिंब जो है अंग्रेजी का इमेज जो है उसका हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब का वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा
इंद्रिय बिंब का वश जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तक का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. ह्यूम का है। अंग्रेजी कवि जो है टी.ई. ह्यूम है। बिंबवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने F.S. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? F.S. फ्लिंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है? एमिल जोला, किट्स, जीन मोरे, जेम्स जॉयस। तो ये जीन मोरे हैं। प्रतीकवाद ही सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। सन 1886 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने यह कहा कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। तो जीन मोरे हो जाएंगे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा जीन मोरे, यानी प्रतीक जीन मोरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोनजाइनस ने उदात्त का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? लोनजाइनस ने उदात्त का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स में, मोरल फिलॉसफी में, ऑन द सबलाइम में, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हैं ऑन द सबलाइम, लोनजाइनस सबलाइम। लोनजाइनस सबलाइम कर दीजिए, सबलाइम। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन कहाँ किया है? तो ऑन द सबलाइम में किया है। लोनजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने तथा कवि की प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पेरी इप्सुस है, पेरी इप्सुस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? यानी किस पाश्चात्य विचारक जो हैं कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? वेनेदितो क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स, स्पिनगॉर्न, T.S. इलियट। तो वेनेदितो क्रोचे, ये जो वेनेदितो क्रोचे कला और सहजानुभूति है। कला और सहजानुभूति पर ये क्रोचे कोच के देते हैं। अपनी कला और सहजानुभूति अगर किसी को देते हैं तो बेनेदितो क्रोचे यानी बिना कोचे नहीं देते हैं। क्या? ये पाश्चात्य विचारक हैं। कला और सहजानुभूति अगर किसी को देते हैं तो बेनेदितो कोचे, बिना दिए, बेनेदितो आ रहा है ना कि बिना दिए क्रोचे, बिना कोचे नहीं देते हैं, क्रोचे। ऐसे याद करेंगे। वेनेदितो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं स्थाटक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक आदि। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा का मूल कारण माना है। कला निर्माण में इन्होंने प्रतिभा का मूल कारण माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। तो रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो ये विशुद्ध सौंदर्यवादी हैं वामन भगवान। रीति के आधारभूत तत्व किसे मानते हैं? विशुद्ध सौंदर्यवादी को। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं।
इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। तो पूछा जाता है कि वामन का समय क्या है, तो इनका 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। तो वामन ने काव्य अलंकार ग्रंथ, पूछा जाएगा काव्य अलंकार ग्रंथ किसका है, तो हो जाएगा उनका भामा का। और काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ पूछा जाएगा तो ये वामन का हो जाएगा। और रीति संप्रदाय के ये भी वामन ही हैं। देखते हैं काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यही है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वामन है। प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद दिए हैं। वैदर्भी, जिसे ललिता कहते हैं, रीति, गौड़ी। गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति या ललिता, गौड़ी परुषा, गौड़ी परुषा, गौड़ी रीति या परुषा, पांचाली। 3 माने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक। तो ये भट्टलोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूक्त में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्टलोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलट ने माना है। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता भी माना जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता कौन है, तो भट्टलोलट है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमति, भट्टनायक ने भुक्ति तथा अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपर्युक्त कथन बताना है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन क्या है? कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। नहीं पूछा है, क्षमा करिएगा, नहीं। मार्क्सवादी, तो ये है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन ये है कि कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। दूसरा है अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप से प्राप्त नहीं होती। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। तो यही उपयुक्त कथन नहीं है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार, तत्व, रूप, शिल्प में बदलाव होता है। ये कथन सही है। देखते हैं व्याख्या। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। यह कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के 2 नाम हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्न हैं: लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामशी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, बेंजामिन गोल्डमैन है, गोल्डमैन ही है, गोल्डमैन, एडार्नो आदि। यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध और साहित्य में यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि मैं इस बात के लिए आपका दोष नहीं दे रहा हूँ कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी
कृति में आ सकती है। लेखक के ये विचार जितने ही अप्रकट रहे उतना ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इसे मैं यथार्थवाद की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन बताना है। इसमें असंगत कौन सा है? साहित्य वर्ग के बीच विचारधारात्मक संघर्ष महत्वपूर्ण अंग है। तो बताना क्या है इसमें, एक बार देखते हैं। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन कौन सा है? साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, तो ये संगत है। फिर है साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। साहित्य शोषक की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। जी बिल्कुल सही है। फिर वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है, तो यही की जो है संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये संगत नहीं है। व्याख्या देखते हैं एक बार क्या है। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध साहित्य की धारा के साथ बदलता नहीं है। यह साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। मार्क्सवादी के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन कौन? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। साहित्य के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण मूलतः लोक मंगलवादी था। इस दृष्टि के अनुसार जब तक समाज में व्यक्तिगत संपत्ति है हम सच्चे मानववादी नहीं बन सकते। सच्ची कला का जन्म वर्गहीन समाज में ही संभव है। वर्ग विभाजित समाज की कला बुजुर्ग की ही कला हो सकती है। माओ त्से-तुंग का मानना है कि साहित्य की रचना श्रमिकों, किसानों, सिपाहियों और देहाती बुजुर्गों को ध्यान में रखकर ही जानी चाहिए। उसकी सार्थकता समाज के इतिहास वर्ग से जुड़ने में है। मार्क्सवादी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि उसके द्वारा कला के लिए सिद्धांत का विरोध और उन्मूलन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तराधुनिकता, निर्वैयक्तिकता, मार्क्सवाद, अभिव्यंजनावाद। तो ये उत्तर आधुनिकता है। उपयुक्त कथन साहित्य शास्त्र की उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। उत्तर आधुनिकता शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। जैसे आधुनिकतावाद
पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। यानी आधुनिकतावाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था। वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा, जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद यानी बाजारवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। कौन से नहीं है? पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने में कौन सा कारण शामिल नहीं है? भूमंडलीकरण, एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन शामिल नहीं है। शेष विकल्प के कथन उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारण शामिल हैं। जहाँ फ्रांकोइस लेओतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। लेओतार ने लिखा है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है, जबकि समाज पर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तम औद्योगिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया तथा वे दोनों परस्पर संबंध हैं। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है यहाँ, तथा यही भूमंडलीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन बताना है। यानी उत्तर आधुनिकतावादी प्रभाव के संबंध में असंगत कथन बताना है। पहला है, संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई हैं। वैशिष्ट का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत यही है कि रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ नहीं होता है। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ नहीं होता है। यह विचार निम्नलिखित चिंतन दृष्टि के निकट है। कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ नहीं होता है। यह विचार निम्नलिखित चिंतन दृष्टि के निकट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, विखंडनवाद। व्याख्या देखते हैं एक बार। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ जी, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार विखंडनवाद चिंतन दृष्टि के निकट है। विखंडनवाद के प्रवर्तक जैक देरिडा माने जाते हैं। जैक देरिडा विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य वह संरचना जो चिन्हों के अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है।
दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग और दोनों प्रकार और विशिष्ट होती है। इसमें दिया है दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग और विशिष्ट होती हैं। विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखक एक तरीका है जिससे चीज़ की तलाश नहीं की जा सकती, बल्कि आलोचना किसी पाठ के अर्थ का निर्माण ही करती है। आलोचना जिससे वह जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मक भी होता है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है, उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के दो तरीके हैं, जो न छोटे हैं न ही बड़े, दोनों समान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं कौन? जॉक देरिदा, कार्ल मार्क्स, सुधीश पचौरी, F.R. लेविस। तो ये जॉक देरिदा है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। इसको हमने याद किया है कि विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य कौन है? जॉक देरिदा। यानी विखंडन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, विखंडन होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो विखंडनवाद हो गया। व्याख्या देखते हैं एक बार। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य जॉक देरिदा माने जाते हैं। देरिदा का जन्म 1930 से 2004 ईस्वी में अल्जीरिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। देरिदा के गुरु का नाम फूको अल्थ्यूरस था। देरिदा ने विखंडनवाद के विचार को हेडगर, हर्शल और हीगल की विपरीत विकसित किया। देरिदा की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ऑफ ग्रामोटोलॉजी तथा राइट एंड डिफरेंस, ये 1978 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित है। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से एक है। 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का पाँचवा दशक, 20वीं शताब्दी का छठा दशक, 20वीं शताब्दी का सातवां दशक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी का सातवां दशक जो है, ये साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल माना गया है। देखते हैं विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल 20वीं शताब्दी का सातवां दशक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक देरिदा हैं। अच्छा, जॉक देरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। विखंडन डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है, यानी जो विखंडन है ये डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। यह परिभाषित पद नहीं, यह निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसे पाठ की नवीन पद्धति, आलोचना की नवीन दृष्टि तथा अर्थ मीमांसा की नवीन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो कि देरिदा ने विखंडन को नवीन अर्थ दिया है। उनके अनुसार विखंडन पाठ आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई में ऐसे अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए गए हैं। विखंडनवाद 1970 से 1980 ईस्वी के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन बताना है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, असत्य क्या है? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। तो प्लेटो के संबंध में असत्य क्या है? पहला ही है
कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, सत्य है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में यह कथन असत्य है। शेष कथन प्लेटो के संबंध में सत्य है। प्लेटो का जन्म 427 से 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का पूरा नाम अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियोस, फिलेबस, एपोलॉज, सिम्पोजिस। इवन लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियोस, फिलेबस, एपोलॉजी, सिम्पोजियम आदि। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक हैं। प्लेटो प्रत्ययवादी आत्मवादी दार्शनिक था। प्लेटो ने अपने इवोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया का काव्य हेतु की चर्चा की है। किसमें? इवोन में। पूछा जाएगा प्लेटो कि किस ग्रंथ में काव्य सृजन की प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा हुई है, तो ये ईवान है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी की प्लेटो में म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपना काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवी शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होते हैं, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने नहीं माना। क्या नहीं माना? कला में अनुसरण की बात, कलाओं में पारंपरिक संबंधों वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना और आवश्यक अंग न मानना। तो ऑप्शन नंबर डी, यही प्लेटो ने नहीं माना। व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने चिंतन को कला साधन का आवश्यक अंग नहीं माना। कला की अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिसोसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया। उनके अनुसार अनुकरण वह मिथ्या तत्व रहता है जो है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिक की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और नैतिकतावादी है उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। कला के दृष्टिकोण में प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है। अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं ये क्लास यूट्यूब पे डाल पा रही हूँ काव्य शास्त्र का। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत लगा इसके लिए। आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स करिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।